मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि मेरे डिवाइस में मोबाइल में वो नहीं हो पाया, तो एक बार मैं करके नहीं देख पाई। जैसे सर ही डिवाइस एंड्रॉयड सर एंड्रॉयड वर्जन 9 दिखा रहा है। 9 दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं इसको कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन उसको उस ऐप के लिए कॉम्पेटिबल है, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा वैसे, क्योंकि ये ओके सर। मेरे डिवाइस पे ये प्रॉपरली रन हो रहा है और मैंने इस पर कम से कम 3 प्रोग्राम करके देखे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके बाद ही मैंने ये आपको सजेस्ट किया था ऐप, ताकि आप लोग एंड्रॉयड पे आपके प्रोग्रामिंग कर पाए मोबाइल पर। ठीक है, तो कल हमने जो, ठीक है चलिए अभी प्रोग्रामेटिकली कंसिडर नहीं करते, थेरोटिकली जो कल हमने देखा था, हमारा सी का पहला प्रोग्राम देखा था हमने और उसका एक्सप्लेनेशन का देखा था, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम थेरोटिकली, प्रैक्टिकली तो जब आप करेंगे तब पता चलेगा। कंसेप्ट वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर एक बार एडिटर स्क्रीन मैसेज स्क्रीन का थोड़ा सा आप बता देते तो। मैसेज स्क्रीन का, एडिटर स्क्रीन, मैसेज स्क्रीन और कंट्रोल स्क्रीन का क्या कार्य है? ठीक है बताता हूँ। जी गौरव जी, आप कुछ कह रहे थे। सर ये लैपटॉप पे करने का सॉफ्टवेयर है टर्बो C++। जी, लैपटॉप डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री डाउनलोड है? फ्री डाउनलोडेड है, गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा आपको। जी सर, आ गया सर, developerinsider.co पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये ब्लू स्क्रीन है यहाँ पर। इस ब्लू स्क्रीन को कहते हैं एडिटर स्क्रीन, एडिटर विंडो भी कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कोड है वो लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमारा जो कोडिंग पोर्शन रहेगा वो हम या इस स्क्रीन पे लिखेंगे। ठीक है, जब हम हमारे कोड को, लिखे हुए कोड को कंपाइल करते हैं, ब्लू स्क्रीन का ये क्लियर है, एडिटर स्क्रीन। यस। जब हम हमारे कोड को कंपाइल करते हैं, देखिए जब हमने इस कोड को कंपाइल किया तो हमें एक पॉपअप विंडो में एक एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एरर्स है, 4 एरर्स हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में 4 एरर्स हैं। अब ये 4 एरर कौन से हैं, तो ये मैसेज स्क्रीन पे दिखा रहा है कि देखिए कि फंक्शन CLR SCR शुड हैव प्रोटोटाइप, स्टेटमेंट मिसिंग, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये जो सारे मैसेज हैं, तो ये मैसेज हमें मैसेज स्क्रीन पर, मतलब जो एरर मैसेज है वो हमें मैसेज विंडो पे, मैसेज स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तो मैसेज स्क्रीन का काम ये है। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है हमारा आउटपुट, जहाँ पे हम हमारा आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप 3 विंडो कंसिडर कर सकते हैं। एक है ये हमारा एडिटर स्क्रीन, मैसेज स्क्रीन और एक आउटपुट विंडो। ठीक है, इसमें और भी हैं कई सारे जो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? जी सर। एकता जी शायद उन्होंने पूछा जी था। सर, जी सर, जी ठीक सर, है, क्लियर हो गया। ओके। और किसी को डाउट है? ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं सी टोकन्स। ये सी टोकन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, एक कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है उस लैंग्वेज का लिखने का। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, तो उस लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है पर्टिकुलरली, तो उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम हमारी भाषा को बोलते हैं। वैसे ही सी लैंग्वेज का भी एक प्रॉपर सिंटैक्स है। अब ये जो सिंटैक्स है ये दूसरी भाषाओं ने भी इस सिंटैक्स को फॉलो किया है, और इस वजह से क्यों फॉलो किया है, क्योंकि सी का जो सिंटैक्स है इसे बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये आसान है समझने के लिए, और इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए कई दूसरी भाषाओं ने इस सिंटैक्स को फॉलो किया है। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज में प्रॉपरली कोड करना चाहते हैं तो आपको ये जो सिंटैक्स है सी का, ये समझना ज़रूरी है। अब ये जो सी प्रोग्राम होता है हमारा, हम जो भी सी प्रोग्राम लिखते हैं, ये एक पूरा प्रोग्राम टोकन से मिलके बनता है। ठीक है, अगर हम लोग सी प्रोग्राम के सभी टोकन्स को यूज़ करना, प्रॉपरली यूज़ करना अगर सीख लेते हैं तो सी लैंग्वेज में कोड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें क्या पता है कि सी लैंग्वेज के टोकन्स क्या है, हमें पता है, और इनको कैसे यूज़ करना है ये पता है, तो बस हमें उनको यूज़ करना है। तो ये हमारी जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हम लोग एक कोड कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम कंसिडर करते हैं। ओके, इसको कंसिडर नहीं करते अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h, एक फ़ाइल हमारी जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी थी वो हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। मेन फंक्शन हमने लिखा void main, कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ हमारा मेन फंक्शन, यहाँ पर ख़त्म हुआ। और हमने क्या किया, एक फंक्शन के ज़रिए एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया। printf ये फंक्शन के ज़रिए ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने प्रिंट किया। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्कूल, ये स्ट्रिंग हमने प्रिंट कर ली। इतना ही है हमारा कोड। तो अगर हम इस कोड को कंसिडर करते हैं तो क्या होता है कि इस प्रोग्राम में जो मेन है, printf है, ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्कूल ये सब है, तो ये सब क्या है, ये सब एक टोकन्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ टोकन्स। अब कैसे हैं ये देखते हैं। तो टोकन क्या है, टोकन्स के 6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग और ऑपरेटर। इन सब को मिला के सी के टोकन्स बनते हैं। ठीक है, अब इन सब से पहले हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जैसे कि हमने ये इंक्लूड stdio.h लिखा है, तो ये हर एक, ये पूरा स्टेटमेंट हर एक कैरेक्टर से बना हुआ है, जैसे कि INCLH, ये सारे कैरेक्टर्स मिल के एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे प्रोग्राम में कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या फिर से एक्सप्लेन करना है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ। ना सर, ये जो आपने सी कैरेक्टर सेट बताया। ठीक है, ठीक है, यहीं से या आप यहाँ से
सॉरी यहाँ से। जी सर। हम्म, जी सर, कहाँ से? यहीं से कर दीजिए जहाँ जो स्क्रीन ओपन है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है, ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में क्या है, हमने क्या किया, #include_stdio.h लिखा। तो ये क्या है, एक हमारी हेडर फाइल है, हमने इंक्लूड कर ली हेडर फाइल, मेन फंक्शन लिखा, और फिर हमने क्या प्रिंट किया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्कूल, ये डबल कोट्स में हमने एक हमारी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, ठीक है। अब हमने देखा था कि प्रोग्राम मीन क्या होता है, प्रोग्राम के हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, हमने देखा था ये। अच्छा, कोडिंग माने क्या होता है? सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुए, सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुए। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन हुई, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्रामिंग के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस प्रोग्राम में जैसे कि ये हुआ, मेन फंक्शन हुआ, मेन printf प्लस या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्कूल, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये सब क्या है, ये टोकन्स है। अब ये टोकन्स, इन सब टोकन्स से मिलके हमारा एक सी का प्रोग्राम बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये? जी सर। हाँ, जी सर, जी सर। ठीक है। अब टोकन के प्रकार देखते हैं कि टोकन के कितने प्रकार हैं। तो टोकन के 6 अलग अलग टाइप के टोकन्स होते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, स्ट्रिंग और ऑपरेटर्स। ये सब हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे हम इन सबको, ठीक है। अब इन सब से पहले हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है हमने, तो हमने एक एक कैरेक्टर जोड़ के, ठीक है, हम जैसे ए टाइप किया, बी टाइप किया, सी टाइप किया, तो ये क्या हुए, सिंगल कैरेक्टर्स हुए, ठीक है। तो इन सब कैरेक्टर्स को मिला के हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। तो जो सी का जो कैरेक्टर सेट है, उस कैरेक्टर सेट के बारे में जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से और किस सीक्वेंस के साथ हम कैरेक्टर सेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि include_stdio.h, ये हमने इंक्लूड किया है। तो ये जब इंक्लूड किया तो कौन से कैरेक्टर हमने टाइप किए, तो INCLUDE ऐसे कैरेक्टर हमने एक सीक्वेंस वाइज टाइप किए दिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अब हम लोग जो प्रोग्रामिंग के थ्रू ये जो कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोई भी कैरेक्टर कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। सी प्रोग्राम में हम लोग कैरेक्टर जो यूज़ करते हैं उसका एक प्रॉपर वे है कैरेक्टर सेट यूज़ करने का, उसका एक प्रॉपर कैरेक्टर सेट डिफ़ाइन किया गया है सी के लिए। सर मैं इसका लेंथ मतलब हम डिफाइन करते हैं ना कैरेक्टर का, कहाँ पर? इसमें मतलब हम लोग लेंथ भी डिफाइन करते हैं, जैसे हमको इतना से इतना में कैरेक्टर को लिखना है। नहीं, वो तो उसकी साइज़ हो गई कैरेक्टर की, वो हम लोग आगे देखेंगे। हाँ सर। हाँ, जैसे कि -127 से +128 तक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं हम। हाँ सर। हाँ, तो वो उसकी साइज़ होगी, एक कैरेक्टर की साइज़ हो गई। जी सर। हाँ, लेकिन ये जो कैरेक्टर सेट है, सी का जो कैरेक्टर सेट है, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट डिफ़ाइन किया गया है सी के द्वारा, जो इस कैरेक्टर सेट में है, उसी को हम सी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई कैरेक्टर हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, 3 स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड किया है ये कैरेक्टर सेट, अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये सी का एक कैरेक्टर सेट है हमारा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या आते हैं, कैपिटल A to Z कैरेक्टर आते हैं और स्मॉल a to z कैरेक्टर आते हैं यहाँ पर,
ठीक है। जी सर। सर इसमें स्पेस भी आता है ना? स्पेस भी आता है, इसमें स्पेस भी आता है, कंसिडर कर सकते हैं हम स्पेस। हाँ सर। डिजिट्स में क्या आता है 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ये हैं सारे स्पेशल कैरेक्टर के जो हम यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इनके अलावा हम सी प्रोग्रामिंग में इनके अलावा और कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सी का हमारा एक कैरेक्टर सेट हुआ। ठीक है, अब इन अल्फ़ाबेट डिजिट्स को और ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है इनके अलावा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, देखिए इसके ये जो है ऑपरेटर, सॉरी सिंबल, तो इसको कहते हैं ये सी के कुछ मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं जो सी लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हुआ टिल्ड, तो टिल्ड अभी हम जब हम लोग डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, तब टिल्ड का यूज़ करेंगे, सीखेंगे। वो अगले सेमेस्टर में है आपको, लेकिन सी और सी प्लस प्लस एक ही एडिटर में करते हैं हम लोग, तो उनके कैरेक्टर सेट भी लगभग सेम है। तो टिल का इस्तेमाल भी होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये हैश हमने देखा है, ठीक है, ये प्री प्रोसेसर है, $, परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलस के लिए। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एम्परसेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ऐसी प्रोग्रामिंग में, एम्परसेंट ऑपरेटर। ठीक है, एस्ट्रिक अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं एस्ट्रिक के। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक के 3 मीनिंग होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम एस्ट्रिक का मीनिंग यही कंसिडर करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है जी सर। अच्छा, ये जो है इनको कहते हैं पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस हम इनको कहेंगे। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में 3 तरीके के पैरेंथेसिस आते हैं। सी हाँ सर, प्रोग्राम जो स्मॉल एक होता है, एक देखिए, मतलब मिडिल होता है, जो कैपिटल होता है। ये जो होते हैं ये राउंड पैरेंथेसिस कहते हैं इनको। ठीक है, थोड़ा शेप सही नहीं है इनका, लेकिन समझ में आ रहा है शायद। चलिए हाँ सर, आ रहा है। ठीक से करते हैं। डबल ब्रैकेट टाइप से। हाँ देखिए, ये जो है ये राउंड पैरेंथेसिस हुए। ठीक है, ये कब यूज़ होते हैं? तो ये फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। फंक्शंस के साथ सर। ठीक है, ये फंक्शन के साथ यूज़ होते हैं राउंड पैरेंथेसिस। ठीक है, फिर आते हैं स्क्वायर पैरेंथेसिस, जो कि एरे के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं कर्ली पैरेंथेसिस, ये यूज़ होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के साथ। ठीक, अब ये जो फंक्शन पैरेंथेसिस है और ये जो ब्लॉक ऑफ पैरेंथेसिस है, मतलब कर्ली पैरेंथेसिस, इनका इस्तेमाल हमने किया है हमारे पहले प्रोग्राम में, हमने इनका यूज़ कर लिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये राउंड पैरेंथेसिस है। ये देखिए, ये यहाँ पर फंक्शन का ये राउंड पैरेंथेसिस है, प्रिंटफ का, है ना। राउंड पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हमने कर लिया। इसके बाद देखिए ये कर्ली पैरेंथेसिस है। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि ये जो कर्ली पैरेंथेसिस है ये क्या इंडिकेट करते हैं, कि ये इंडिकेट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो देखिए मेन फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा कि ये मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका जब कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे कर्ली पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ से ये मेन फंक्शन शुरू हुआ।
और ये ख़त्म कहाँ हुआ, जब इसका ये कर्ली पैरेंथेसिस क्लोज हुआ। तो इस कर्ली पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज के बीच में जितना सारा कोड लिखा हुआ है वो मेन फंक्शन के अंदर आएगा। ओके। यस सर। अब ये जो राउंड पैरेंथेसिस है, ये जो राउंड पैरेंथेसिस के अंदर जितना हम कोड लिखेंगे ये इस फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है। जी सर। तो ये क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ, एक ब्लॉक ऑफ कोड हुआ, और ये क्या हुआ, एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड हुआ जो हम एक स्ट्रिंग के ज़रिए पास करेंगे उसे। ठीक है। हाँ, जो भी मैसेज पास जो भी मैसेज पास करना है हमें वो। ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस हुए, राउंड पैरेंथेसिस। बाकी ये सिंबल प्लस प्लस माइनस, ये अंडरस्कोर यूज़ होता है। तो ये सारे स्पेशल सिंबल है कि जो देखिए ये इक्वल टू साइन। अब ये जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर का भी काम करता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करेगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स जब हम देखेंगे उसमें। सेमी कोलन तो ये आपको हर जगह मिलेगा, हर लाइन में। अगर आप कहीं प्रोग्रामिंग करते वक्त इसे भूल गए तो ये हर वक्त आपको याद दिलाएगा कि आप भूल गए, मुझे एरर दिखा है आपके। अगर आप ये प्रोग्रामिंग करते वक्त सेमीकोलन नहीं देते तो आपको एरर आना ही आना है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनको इनकी ज़रूरत होगी, देखिए कोटेशन मार्क्स का हमने इस्तेमाल किया है, कहाँ इस्तेमाल किया है, प्रिंटफ के अंदर। ठीक है। ये क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर। जी सर, जी सर। ठीक है। तो हाँ, तो अब आते हैं आइडेंटिफायर्स पे। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो आप किसी वेरिएबल को, कॉन्स्टेंट्स को या फंक्शंस को देते हैं। इन नामों को देने के भी कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करके हम इनको नाम दे सकते हैं। अगर आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम में एरर्स आते हैं। तो नियम क्या होते हैं कि आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंटेज या हैपन कैरेक्टर, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए ये जो एज है और ये एज है, ये दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे। देखिए स्पेलिंग दोनों का एक ही है, लेकिन ये जो एज है ये स्मॉल ए है यहाँ पर, और ये कैपिटल ए है। बदल गया सर। हाँ, स्मॉल एंड कैपिटल, तो ये बदल गया, तो इसलिए ये अलग अलग वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है। आइडेंटिफायर्स में हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर की शुरुआत में आप मतलब कोई भी आइडेंटिफायर की शुरुआत किसी कैरेक्टर से होगी या अंडरस्कोर से होगी, डिजिट से इक्वल टू नहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ये सर कैरेक्टर से ही स्टार्ट होता है या कैरेक्टर से ही या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसका देखिए, जैसे कि हमने एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इस ऐसे लिखते हैं कि अंडरस्कोर एज, तो ये सही है, लेकिन टू नेम अगर ये लिखेंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। EMP अगर हम यहाँ पे नेम देते हैं, हाइपन नेम देते हैं, तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे डैश नहीं चलेगा, हाइपन नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर लेकिन वही हम इसको EMP_to_age ये लिखते हैं तो ये सही है। अब यहाँ पे टू भी आ गया, लेकिन ये टू सही क्यों बता रहा है, क्योंकि शुरुआत में क्या है, हमारे आइडेंटिफायर के कैरेक्टर है। हम उसके बाद कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं उसमें,
लेकिन शुरुआत में क्या होना चाहिए, कोई कैरेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, मतलब सर आइडेंटिफायर में हम सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बस और स्टार्टिंग में हमको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, अल्फ़ाबेट से और स्टार्ट करना होगा। डिजिट और बीच में या लास्ट में रख सकते हैं, लास्ट में डिजिट रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, जी। बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ओके अंडरस्कोर एज, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट किया, वैसे हम स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन जब हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं प्रॉपर, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे सीक्वेंस है जिनको फॉलो करें, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग करने में आसान हो और आपकी प्रोग्रामिंग बेहतर बने। हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पर, हैश इंक्लूड std io.h। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग करना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड io.h void main, फिर हमने लिखा printf hello world सेमीकोलन, ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ हमारा। ये प्रोग्राम भी कंपाइल करेंगे तो ये 0 एरर 0 वार्निंग है, ये प्रोग्राम भी सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने इस तरीके से कोडिंग करके एक प्रोग्राम लिख लिया। ठीक है, इसमें और कुछ ऐड करते हैं, printf hello every, देखिए अभी भी 0 एरर 0 वार्निंग है। आपने इस तरीके से एक सिंगल लाइन में भी आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपको ही नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर कुछ एरर आता है, मान लीजिए कि ये गलत हो गया, सेमीकोलन देना भूल गए हम लोग, एरर आया है। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग है। कहाँ पर मिसिंग है, तो एक ही लाइन पे ये बता रहा है कि ये इस लाइन पे स्टेटमेंट मिसिंग है। अब पता कैसे चलेगा, मान लीजिए कि ये पूरा एकदम यहाँ से बाहर गया हुआ है, सारा कोड यहाँ तक है, और कैसे पता चलेगा फिर कि हमें कहाँ मिसिंग है। तो एक लाइन बाय लाइन हमें वर्ड बाय वर्ड देखना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कई लोगों की प्रोग्रामिंग जो होती है वो इस तरीके से लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब एक लाइन में नहीं लिखा हमने, लेकिन एक के नीचे एक तो लिखा है। अब जब हमारे प्रोग्राम छोटे हैं तब के लिए ये ठीक है, लेकिन जब हमारे प्रोग्राम में और ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम लेंथ बढ़ जाएगी, फंक्शंस आएंगे उसमें, तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन ABC, फिर ये हमने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ से किसी एक फंक्शन को कॉल किया हमने, तो ये पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सा कुछ क्या गलत हुआ है। सब कुछ तो एक ही लाइन में दिख रहा है। ठीक है, लूपिंग हम लोग देखेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा व्हाइल, तो देखिए ये सारा
पूरा जो कोड है हमारा ये एक लाइन पे लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा करली ब्रैकेट किसके लिए यूज़ हुआ है, कहाँ शुरू हुआ, कौन सा ख़त्म हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। ये सारा ऊपर का छोड़ देते हैं हम लोग कभी फ़िलहाल के लिए। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करते हैं कोड को हमारे, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि फंक्शन ABC के लिए हमने करली ब्रैकेट कहाँ ओपन किया और कहाँ ख़त्म हुआ? कैसे पता चलेगा? हमें देखते ही पता चलना चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस है प्रोग्रामिंग करने की, जो स्टाइल कह सकते हैं हम इसे, कि ये जो पद्धति है प्रोग्राम करने की, तो ये आसान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टैब का, स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें पता चल रहा है कि फॉर लूप कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, वाइल लूप कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, और ये जो फंक्शन है ABC ये कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। वैसे ही हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये यहाँ रहा हमारा मेन फंक्शन, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये ख़त्म कहाँ हुआ, ठीक उसके नीचे यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिए तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो इसी तरीके से रहे, ताकि आपको जब आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में हम लोग काम करेंगे तो एरर ना आए, ताकि कोई स्टेटमेंट मिसिंग या कोई ऐसे छोटी मोटी एरर्स जो कि सिंटैक्टिकल एरर्स रहेंगी, इनकी एरर्स ना आए। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। जी सर। अब हम जब एरर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि एरर कितनी प्रकार की होती है? अभी हम लोग ऐसे ही जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो जनरल डिस्कशन में हम लोग बात करते हुए बताइए मुझे कि एरर कितनी प्रकार की होती स्पेलिंग मिस्टेक भी सर एक एरर हो सकता है। ठीक है। और कुछ प्रोटोटाइपिंग जो हमने और है। जो जी। प्रोग्राम से कोड है उसमें भी कुछ एरर हो सकते हैं। ठीक है। एक जो आइडेंटिफायर में भी आपने बताया था, जी। मतलब टेक्निकल मिस्टेक्स करना, हाँ वो हाँ भी एरर में आ सही जाएगा। सही है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक होता है सिंटैक्टिकल एरर, कि हम लोगों ने सिंटैक्स में कुछ गलत कर दिया तो वो सिंटैक्टिकल एरर हुआ। ओके। तो जो सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आएगा, सिंटैक्टिकल एरर। और दूसरा होता है एक लॉजिकल एरर, मतलब आपका सारा सिंटैक्स सही है, सारा सिंटैक्स सही है लेकिन लॉजिक ही गड़बड़ है आपका। मान लीजिए आपको एडिशन करना है और आपने एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर दिया हुआ है वहाँ पर, तो कैसे आएगा? प्लस कर रहे हैं, वहाँ पे आपने माइनस का सिंबल दिया हुआ है, तो वो तो लॉजिकली गलत हुआ ना, ये सिंटैक्टिकली गलत नहीं है। सिंटैक्टिकली ये गलत नहीं है लेकिन लॉजिकली तो गलत हुआ, आउटपुट सही नहीं आएगा हमारा। तो हम लोगों को ये भी देखना होगा कि हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्टिकल एरर ना हो और लॉजिकल एरर ना हो। तो हमारा प्रोग्राम जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो हमारे प्रोग्राम में ना सिंटैक्टिकल एरर होता है ना ही लॉजिकल एरर होता है। ठीक है। यस सर। तो रुकते हैं फिर आज यहीं, क्योंकि ज़्यादा भी डोज अच्छी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। सर ये जो आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, जी। हाँ तो सर इसके लिए मतलब अगर मुझे मतलब और अच्छे से सीखना हो या जानना हो, कोई किताब है क्या? हाँ हाँ, इनकी बालगुरु स्वामी की लेटेस्ट सी की एक किताब आती है, तो बढ़िया किताब है ये। तो सर क्या आपके पास है? नहीं, आप लाइब्रेरी से इशू करवा सकती हैं। आपकी लाइब्रेरी में मतलब है ये किताब?